गुड इवनिंग भाई लोग। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। बेटा जल्दी से बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग कार्तिक, गुड इवनिंग ममता। चलो जल्दी से बताओ। आज जिस टाइम पर हम लोग क्लास ले रहे हैं उस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट का कोई इश्यू होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे थोड़ा सा कंजेशन बढ़ जाता है इंटरनेट का, क्योंकि सब लोग फ्री होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्पीड डिवाइड हो जाती है। पर इस टाइम पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर सब कुछ क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, सभी लोग। सब कुछ क्लियर है? चलो, बिल्कुल। तो टेक्निकल टीम ने यही थोड़ा कंक्लूजन निकाला कि सर उस टाइम पे कंजेशन बढ़ जाता है, इस वजह से हमारी जो स्पीड है उस टाइम पे बंद हो जाती है और बफरिंग ज़्यादा हो रही थी। अभी सब क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो सभी लोग बेटा। चलो, क्लियर है ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं। अच्छा, कल का जो सेशन था, मुझे पता चला टीम की तरफ से कि आप लोग तो काफ़ी देर तक टिके रहे, 1.5 घंटे टिके रहे। जो टिकने वाले थे वो तो लगभग वही 350 के आसपास जो लोग थे वो तो टिके रहे। पर उसमें आवाज जब आप लोगों ने देखा तो वो वॉइस और वीडियो मिसमैच हो रही है ना? ये पता चला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, आज टेस्ट भी है, आज टेस्ट भी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेशन कल हुआ था, जो कई सारे लोगों को समझ में नहीं आया, जिन्होंने उस लेक्चर को दोबारा भी देखा तो वॉइस मिसमैच हो रही थी, काफी बच्चे जो है तकलीफ में थे। तो सेम सेशन को हम लोग शुरू कर देते हैं अभी, ताकि वो जो रिकॉर्डिंग है आपके पास बढ़िया वाली अवेलेबल रहे। और जो मैंने टेस्ट दिया है आपको, वो टेस्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारी फर्स्ट क्लास में, वो, और जो कल हमने पढ़ा था जिसे आज हम फिर पढ़ेंगे पूरे फ्लो के साथ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस इधर उधर के भी दिए हैं ताकि तुम थोड़ा सा फंसो भी, और फंसोगे तो कल एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगा, है ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। बस आज क्लास जो है टेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम पे बढ़िया चलती है कि नहीं। इस टाइम पे अगर बढ़िया चलेगी तो फिर इसी टाइम पे रखेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, थैंक यू शैनी, थैंक यू। बेटा मेरा नाम भवानी सिंह है और मैं आप सभी को जीके पढ़ाने वाला हूं, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सेम क्लास होगी ताकि रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास अवेलेबल रहे, ठीक है? सेम क्लास होगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर कल हमें समझ में आ गया था, तो आप भले ही इस क्लास को अटेंड मत करो। पर अगर आपको लग रहा है कि सर रिवीजन हो जाएगा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, तो प्लीज क्लास को अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, वेरी गुड रोहन, वेरी गुड। थैंक यू ममता बच्चे, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, करंट अफेयर्स भी होगा, ठीक है? चलो, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, जो कि एक्चुअल में लास्ट सेशन ही है। और लास्ट सेशन है तो उसी को दोबारा कर रहे हैं और पूरे फ्लो के साथ कर रहे हैं, ठीक है? बेटा एक आपको ना नंबर मिला होगा, एक कॉन्टेक्ट नंबर मिला होगा, वो सारा का सारा ना टेस्ट वगैरह का वहां से पता कर लो, ठीक है? टीम जो है उस पर काम कर रही है, आज आपका टेस्ट होगा, तो आप वहां से एक बार पता कर लेना, ठीक है? थैंक यू रुद्र, थैंक यू। चलो बेटा, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। अब कमेंट सेक्शन रोक दो भाई अपना, ठीक है? बेटा टॉप, ये प्रैक्टिस सेशंस है बेटा, ये एटीएम बैच में क्या है, ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। थ्योरी तो बेसिक वाले को होती है ना। चलो, देखो आज नया कुछ नहीं है बेटा, कल वाला ही है। अगर तुम लोगों ने कल वाला सेशन अटेंड कर लिया है और तुम्हें समझ में आ गया है, तो तुम लोग लीव कर सकते हो। पर अगर तुम्हें दोबारा रिवीजन करना है तो यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। जीके का भी होगा आज, जीके का भी होगा। चलो, देखो बेटा, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने 1885 से 1910 तक पढ़ा था, 1910 तक पढ़ा था, ठीक है? ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, अभी हम पढ़ेंगे 1910 से 1915 के बीच में, जो हमने कल पढ़ा था, पर बफरिंग की वजह से दिक्कत हो गई। पर अब 1910 से 1915 को पूरे फ्लो में पढ़ेंगे। सभी लोग कमेंट्स को रोक दो अपने, जब जरूरत हो तभी बात करेंगे, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो, ओके शशिकांत, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऐशिक। चलो बेटा देखो,
आप सबको मालूम है कि अभी हमारा जो एटीएम बैच है, कई सारे लोग आप में से फ्री क्लासेस भी ले रहे होंगे, कई सारे लोग एनरोल हो चुके हैं। अभी जो इसका प्राइस है वो 799 है, ऑफर में चल रहा है। 1 जुलाई के बाद ये फिर 999 का हो जाएगा। पर अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि सर हमें सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ और सिर्फ जीके पढ़ना है, तो बेटा देखो ये सिर्फ 299 में है। सो यू कैन गो अहेड फॉर दिस कोर्स, खरीदो इसे आराम से। 299 का है, जीके पढ़ेंगे मस्त, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब पढ़ेंगे। तो आराम से इस कोर्स को ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया होगी। ट्रेलर तुम देख चुके हो, आज एक बार और देख लो, फिर उसके बाद फिर देखते ही रहोगे। ठीक है, ध्यान से देखो। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। देखो, मैं जो ये अपना स्पेशल बैच है जीके वाला, इसमें जैसे तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं ना वैसे ही पढ़ाऊंगा। यानी पहले हम थोड़ी थ्योरी कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे हो भाई? पहले थ्योरी, फिर ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएंगे। पर थ्योरी बेसिक से हो ये जरूरी नहीं है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, फटाफट देखो। विच सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ड्यूरिंग द अमृतसर सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1908 दैट मार्क्ड अ पाइवटल मोमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो अमृतसर सेशन हुआ था, उसमें कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसने संगठन की राजनीतिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण चिन्हित किया? अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। सब लोग कमेंट सेक्शन में ध्यान से अब रुके रहो। कई सारे लोग इसको अटेंड कर चुके हैं ऑलरेडी, पर लेक्चर में थोड़ी बफरिंग ज्यादा थी, फिर से कर रहे हैं बढ़िया वाला लेक्चर। देखो ध्यान से। 1906 में, तुम सबको मालूम है 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, है ना? 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, और तुम सबको मालूम है ये बनी कहां थी? ये ढाका में बनी थी। ढाका में बनी थी, और इसको बनाने वाले भी 4 लोग थे। तुम सब जानते हो वो 4 लोग कौन हैं। एक तो थे आगा खां, ठीक है, एक तो थे आगा खां, दूसरे नवाब सलीमुल्लाह खां, फिर तीसरे थे मोहसिन उल मुल्क, और एक थे वकार उल मुल्क। तो इन 4 लोगों ने मिलकर ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए की क्योंकि 1905 के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बाद, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बाद, अंग्रेजों ने इनको भड़का दिया था कि आईएनसी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, उनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आईएनसी के अंदर ज्यादातर हिंदू हैं, भले वहां मुस्लिम लीडर्स क्यों ना हो, पर वो तो बहुत कम है। तो भैया आईएनसी तुम्हारी पार्टी नहीं है, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचने वाली। इनको भड़का दिया और बोला तुम ऐसी कोई पार्टी खड़ी करो जिससे कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिले, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिले, और जो पूरी तरह से मुसलमानों के लिए डेडिकेटेड पार्टी हो। और हम चाहते हैं कि जब भी कभी हिंदुस्तान को आज़ादी देकर जाएं तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस हों, एक आईएनसी और दूसरी तुम्हारी पार्टी, ताकि जब हम सत्ता बांट के जाएं तो 2 के बीच में बराबर बांट के जाएं। अगर कोई पार्टी खड़ी नहीं करोगे तो हमें सारी की सारी पावर, सारी की सारी जो सत्ता है वो आईएनसी को देनी पड़ेगी, और आईएनसी में ज्यादातर हिंदू हैं, और हिंदू तुम्हारी फिर ऐसी तैसी करेंगे। इनको भड़का दिया और इनको लगा सही बात है, और इन्होंने फिर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और इस तरह से मुस्लिम लीग, जो कि इतिहास में एक कांडी पार्टी रही है, उसकी स्थापना हो गई। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो बेटा। लाइव लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, बस कल की क्लास में बफरिंग थी और काफी सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी उसको रिवाइज करने में, तो ये दोबारा लेक्चर हो रहा है। ठीक है, जिसने अच्छे से अटेंड किया था कल, समझ में आया था, कोई दिक्कत नहीं। जिसने नहीं किया वो आराम से सुनो। अब 1906 में हमने देखा मुस्लिम लीग बनी, और मैंने तुम्हें बताया था कि 1885 में बनी हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उनकी कभी जुबान 1900 के आसपास तक अंग्रेजों के खिलाफ खुली नहीं, या अंग्रेजों के सामने खुली नहीं। बड़े डर के रहते थे हमारे मॉडरेट लीडर्स। पर यहां पर तुम देखो 1906 में बनी हुई पार्टी 1908 में एक सेशन करती है, एक अपना वार्षिक अधिवेशन करती है, एक एनुअल सेशन करती है अमृतसर में। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हम साल भर काम करेंगे, साल के अंत में, साल के एंड में हम देखेंगे भैया हमने क्या काम किया है, और उसके बाद अगले साल का टारगेट सेट कर लेंगे। तो जैसे आईएनसी ने डिसाइड किया था कि साल भर काम करेंगे, फिर साल के एंड में एक एनुअल सेशन रखेंगे,
वार्षिक अधिवेशन रखेंगे, उसमें पूरा काम एनालाइज करेंगे और अगले साल का काम तय कर लेंगे। सेम चीजें फॉलो कर रही है मुस्लिम लीग। तो इनका भी अमृतसर सेशन चल रहा है, इनका अमृतसर सेशन चल रहा है 1908 का मुस्लिम लीग का। और इस अमृतसर सेशन के मैंने तुम्हें बताया था चेयरमैन कौन थे। चेयरमैन थे बेटा, चेयरमैन है सर सैयद अली इमाम, सर सैयद अली इमाम। तो सर सैयद अली इमाम जो हैं ये यहां पर चेयरमैन है, और चेयरमैन होते हुए इन्होंने एक डिमांड रख दी इस अमृतसर सेशन में मुसलमानों के लिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 2 साल बने हुए हैं और 2 साल बाद ही ऐसी ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। तो इन्होंने अमृतसर सेशन में डिमांड की कि भाई मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं हिंदुओं की संख्या में कम है, हिंदुओं के कंपैरिजन में कम है, तो मुसलमानों के लिए जहां जहां मुस्लिम आबादी है, मुसलमानों के लिए जहां जहां मुस्लिम आबादी है यानी मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, वहां पर यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सीट रिजर्व कर देनी चाहिए। आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शंस होंगे हिंदुस्तान में तो उसके लिए सीटें आरक्षित कर देनी चाहिए सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, ये इन्होंने बोला। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, सर सैयद अली इमाम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें ऐसा लगता है कि हम मुसलमान जो हैं हिंदुओं के कंपैरिजन में संख्या में कम है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो है राजनीतिक तरक्की आसानी से हो नहीं पाएगी। तो हम चाहते हैं कि जब भी देश में, जब भी हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में इलेक्शंस हो, चुनाव हो, तो हमारे लिए जहां जहां मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां वहां पर हमारे लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएं, आरक्षित कर दी जाएं, ताकि उन सीटों पर सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट चुनाव लड़े और मुसलमान इंसान ही वोट डाले। अब तुम खुद बताओ, अगर किसी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ा और उस सीट पर मुस्लिम ने ही वोट डाला तो जीतेगा या हारेगा कौन? मुस्लिम। यानी अल्टीमेटली जो जीतेगा वो तो मुस्लिम ही होगा। यानी अपने पॉलिटिकल राइट्स को, अपने राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं ये, और ये बिल्कुल सही बात है। सबको अपने राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करने का राइट है, इनको भी है, पर ये बहकावे में आकर कर रहे हैं, खुद के मन से नहीं कर रहे। अंग्रेजों ने इनको भड़काया तो भड़क गए हैं, और उसके बाद ये यहां पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं अंग्रेजों के बहकावे में आकर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल 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 मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। बेसिक बात क्या होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने में क्या टाइम बहुत वेस्ट होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमको यार इतनी हिंदी और इतनी इंग्लिश तो आती होगी कि नाम वगैरह तो समझ सकते हो यार, है ना। तो देखो, तो मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम पॉपुलेटेड क्षेत्रों में सीटें रिजर्व करने की बात हो रही है कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन वाले इलाकों में तो कम से कम हमें सीट दे दो ताकि हम चुनाव लड़ें, जीते और हमारी जनता की भलाई करें। ये इनका कहना है। ठीक है, सर सैयद अली इमाम का। पर जैसे ये मैसेज अंग्रेजों के पास पहुंचा, अंग्रेजों को सुन के ही मजा आ गया कि यार ये बढ़िया है, अगर इनको अलग से क्षेत्र चाहिए, ध्यान से देखो बेटा, अगर इनको अलग से क्षेत्र चाहिए, नितेश देखो मैं सभी लोगों को एक बार लास्ट बार बताना चाहता हूं, कल की जो क्लास हुई उसमें बफरिंग ज्यादा हो रही थी, तो रिकॉर्डेड क्लास में बच्चों को परेशानी हुई कि भाई हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टीम ने डिसाइड किया कि भाई इस सेशन को फिर से पढ़ा दिया जाए, और टेस्ट भी जो 2 लेक्चर में हमने पढ़ाया है वहीं से लिया जाए, ताकि बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें। और ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा तो आप इसको बाद में भी देख पाओगे। ठीक है, उस बफरिंग वाले लेक्चर से तो कोई फायदा नहीं होने वाला था। चलो अब देखो बेटा, तो जिनको समझ में आ गया था कल वो लीव कर सकते हैं, और जिनको नहीं आया, दोबारा रिवाइज करना है, वो देखो इधर पे। और अब बिल्कुल भी इस तरह की बातें नहीं, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, है ना। 1-1.5 घंटा है, आराम से इसको खत्म करते हैं। तो अमृतसर सेशन में इन्होंने ये डिमांड कर दी, अंग्रेजों के पास खबर पहुंच गई, अंग्रेज खुश हो गए कि भैया ये तो मजा हो गया, है ना भाई, ये तो मजा हो गया कि भैया ये खुद ही अपने आप को बंटवाना चाहते हैं। अब इनको अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो दे दो भाई, इनको दे दो। आपस में ये लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, हमारी रोटियां सिकती रहेंगी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र इनको चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेट इनको सीट चाहिए इलेक्शंस के लिए, दे दो इन्हें। तो अंग्रेजों के मन में आ रहा था दे देते हैं, और वो देना चाहते भी थे ताकि आपस में फूट पड़ी रहे, और ये आपस में लड़ते रहेंगे ससुरे, हम आपस में आराम से यहां पर मौज मारेंगे। तो आखिर में अंग्रेजों ने जब बोला कि यार देखो इमाम साहब, हम आपको ये डिमांड जो आपकी है ये पूरी तो कर दें, पर अगर आईएनसी, क्योंकि आईएनसी आज के टाइम में बहुत स्ट्रांग हो रखी है, अब ये वो आईएनसी नहीं जो हमसे डरती है, ध्यान से देखो बेटा, ये वो आईएनसी नहीं जो हमसे डरती है, तो आप ऐसा करो,
मैं आपको बता रहा हूं कि मैं, यानी अब ये यहां पे ध्यान से देखो, अंग्रेज क्या बोल रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दे देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कुछ सीटें रिजर्व कर देंगे आने वाले टाइम के लिए। पर अगर आईएनसी ने हंगामा किया, आईएनसी ने हंगामा किया कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें फिर वो प्रावधान वापस लेना पड़ेगा। जो हम आपको जो यहां पे अभी प्रोविजन देंगे, वो प्रोविजन हमें वापस लेना पड़ेगा अगर आईएनसी ने हंगामा किया। फिर मत बोलना कि आपने प्रोविजन वापस क्यों ले लिया, हम आपको पहले ही बता के बोल रहे हैं ये। अगर आईएनसी ने हंगामा नहीं किया तो भैया आपको सेपरेट सीट मिल गई, आप खुश रहो। पर अगर आईएनसी ने हंगामा किया तो हमें सीट वापस लेनी पड़ेगी और फिर चपड़चू नहीं करना, उस टाइम पे चपड़चू नहीं करनी है। तो इसके बाद हमारे सैयद अली इमाम बोल रहे हैं कि साहब आपके सामने किसी की क्या औकात है, आईएनसी की क्या औकात है, तो आप ऐसा करो, आप तो एक कानून के तहत लाओ और हमारे लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन करो, जो होगा देखा जाएगा। आईएनसी भड़केगी तब की तब देखेंगे, तब देख लेना क्या करना है। इन्होंने बोला ठीक है। तब जाके 1909 में एक एक्ट आता है, 1909 में एक कानून आता है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, 1909 यानी भारतीय परिषद कानून, भारतीय परिषद कानून या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। जैसे ये एक्ट आया तो इस एक्ट में दो चीजें थी, और दो चीजें क्या है? पहली चीज तो ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो मुसलमानों को, मुस्लिम्स को, पहला प्रोविजन यही था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देती है। पहला प्रोविजन क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी रिजर्व्ड सीट्स प्रोवाइड करती है यहां पर। ठीक है। जैसे ही ये बात हमारे आईएनसी के लीडर्स के पास पहुंची कि भाई एक कानून आया है जिसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मुसलमानों को सेपरेट सीट दे रही है ताकि उन सीटों पर वही चुनाव लड़े आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शंस हो, और वही कम्युनिटी के लोग वोट भी डालें ताकि उनके राजनीतिक अधिकार सुरक्षित रहें, वो कुछ सीटों पे जीतें, पॉलिटिक्स में आए और अपनी जनता की भलाई करें। तब जो है आईएनसी को जैसे ही पहला पॉइंट पता चला तो आईएनसी भड़क गई कि यार फिर हम क्या है, हम भी तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अलग से इस पार्टी को, मुस्लिम लीग को सेपरेट सीट देने की क्या जरूरत है भाई? हम भी तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व हैं, यहां पर प्रतिनिधि हैं, हमारी आईएनसी में भी तो मुस्लिम नेता हैं, वो पूरे मुसलमानों को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मुस्लिम लीग को सेपरेट सीट क्यों दी जा रही है? आईएनसी भड़क गई। आईएनसी ऐसी भड़की, जो चीज का डर था अंग्रेजों को वही हुआ, और अंग्रेज जो है अब यहां पर उनकी हो रही है लुप। अंग्रेजों की क्या हो रही है? लुप हो रही कि भाई ये तो भड़क गए, जो हमने सोचा था ये तो वही हो रहा है। तब अब एक चीज देखो, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट भी अंग्रेज लेके आए थे कि कहीं आईएनसी भड़केगी तो इससे बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने वाला क्या पॉइंट था कि मुसलमानों के लिए तो ये वाला पॉइंट ले आए जिसके लिए स्पेशली कानून आया है, पर आईएनसी वाले भड़के ना, हिंदू भड़के ना, उनको बैलेंस करने के लिए ये लेके आए थे कि वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी वायसरॉय की जो कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी परिषद है, उसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं आज के टाइम में। तो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो टोटल 6 मेंबर्स हैं, उनमें से एक मेंबर इंडियन होगा। ठीक है भाई, एक मेंबर कौन होगा? इंडियन। ये अंग्रेजों ने बोला कि हमारे जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 6 में से एक मेंबर हम इंडियन रखना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आईएनसी से होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये हिंदू होगा। यानी इस तरह की हिंट्स इन्होंने हमें दे दी ताकि हिंदू भड़के ना, ताकि आईएनसी वाले भड़के ना बेटा। ठीक है, ध्यान से, भड़के ना वो ज्यादा। तो ये बैलेंस करने के लिए इस वाले पॉइंट को लाए हैं, मजबूरी में लाए हैं, ताकि आईएनसी वाले भड़के ना। उनके हिंदुओं के लिए भी कुछ कर देते हैं ताकि ये वाली बात दब जाए। अब ये वाली बात कहां दबने वाली थी? आईएनसी वाले भड़क गए कि तुम साले ज्यादा चालू हो रहे हो, यहां पर तुम इस पॉइंट को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में हमें ये लालच दे रहे हो। और एक बात बताओ भाई, 6 में से एक मेंबर अगर इंडियन हो भी जाएगा तो उसके वोट की तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वायसरॉय काम करता था 6 में से 4 जो कहेंगे उसके कहने पर। भाई 6 में से मेजॉरिटी क्या हुई? 4। तो 4 जो लोग कहेंगे वो वायसरॉय को मानना पड़ेगा। तो भाई अगर 6 में से 4 की बात माननी है तो 2 बंदे तो एक्स्ट्रा ही हैं, उनमें से एक हमारा इंडियन है, तो उसके वोट की वैल्यू नहीं है। बस ऑरा हो जाएगा कि भाई जो है वो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंचा हुआ है, एक इंडियन, एक हिंदू जो है वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंचा हुआ है। बस ये चीज करवानी है तुम्हें हमसे। बोला हमको ये वाली जो चीज है ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये जो पहला पॉइंट है ना
कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स आप दे रहे हो, रिजर्व सीट्स इन्हें दे रहे हो, हमें ये पसंद नहीं है, हम खुद मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, तुरंत अंग्रेज इस प्रोविजन को वापस लें, वरना हंगामा होगा पूरे देश में। अंग्रेजों की फिर से लुप लुप, अंग्रेज इनको बोल रहे हैं, क्यों इमाम साहब, बोला था ना आपको अगर आईएनसी भड़केगी तो ये प्रोविजन वापस लेना पड़ेगा। इमाम साहब कर रहे हैं हाँ बोला तो था, गलती हो गई है मालिक, अब क्या करें। बोला क्या करें क्या करें, अब ये प्रोविजन हम वापस ले रहे हैं, और अब इस कानून को भी हम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट के बेसिस पे इस कानून को ही रद्द करेंगे तो सीधा मैसेज जाएगा कि ये पूरा कानून आया ही मुसलमानों के लिए था। तो अब तो हम ये भी नहीं कर सकते, इस प्रोविजन को हमें कैंसिल करना पड़ेगा और इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और इस तरह से पहली बार वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक हिंदुस्तानी बंदा पहुंचा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। मैंने कल भी बताया था बेटा तुम लोगों को, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो प्रसन्न सिन्हा जो है पहले हिंदुस्तानी बने जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। सो ही बिकेम, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी द पार्ट ऑफ वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दिस इज द वेरी मोस्ट, ये मान के चलो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम। समझ में आ रही भी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, he became the first Indian to be the part of Viceroy's Executive Council। अब तुम देखो, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था, अब इसको अटेम्प्ट करो। जिन्होंने कल नहीं किया, देखो 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अमृतसर सत्र के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया जिसने संगठन की राजनीतिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण चिन्हित किया? तो अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो यही तो था आंसर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये जो एक्ट है ना, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे कई बार मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले जो है उस टाइम पे राज्य सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, और मिंटो उस टाइम पर, मिंटो सेकंड जो है वायसरॉय था। तो राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और वायसरॉय ने मिलके ये, इनके हिसाब से ये क्या बोल रहे हैं, हम तो सुधार कर रहे हैं जी, हम तो सुधार कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स लाके सुधार कर रहे हैं, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स है, ये तो सुधार है, साला ये सुधार है ये तुम्हारे, तुम ऐसी तैसी करने वाले हो हमारे। तो ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गया और ये वाला इंप्लीमेंट हो गया, और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वो हमारे फर्स्ट मेंबर बन गए वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने वाले। और तुम देखो अब यहां पे क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। की फीचर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया था, वो तो आईएनसी के चक्कर में वापस लेना पड़ गया, आईएनसी के चक्कर में वापस लेना पड़ गया। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, नहीं 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 नहीं, बफरिंग नहीं होगी, बफरिंग नहीं होगी, देखो ध्यान से देखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, अभी हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, आ गया, वापस आ गया वो, एक आधा सेकंड, एक आधा मिनट के लिए होता है यार, तुम एकदम साला पेशेंस लूज मत किया करो भाई। एक सेकंड, अभी देखना भाई, अभी देखना तुम लोग, सही हो जाएगा ये। हाँ भाई बताओ, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों की लुप लुप नहीं होनी चाहिए भाई, देखो देखो ध्यान से, चलो अभी ठीक है ना? अरे तुमसे ज्यादा मेरी हो जाती है यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग।
तुमसे ज्यादा तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। चलो भाई, बेटा ये 9 बजे वाली क्लास ही है, ये 9 बजे वाली क्लास ही है। टाइम चेंज करके ही देख रहे हैं कि किस टाइम पे बफरिंग हो रही है, किस टाइम पे नहीं हो रही है। ठीक है, अभी नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है। चलो भाई, शुरू करें, आगे बढ़े। पता नहीं भाई, मेरी क्लास में ऐसा क्यों होता है। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो यहां पर हम लोग पहुंच गए। हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, ये हमारा यहां पर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ गया, समझ गया, दिख रहा है, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। बस 1 मिनट वेट करो। चलो भाई देखो, अब बताओ, अभी ठीक है ना सब? अब दिक्कत नहीं आएगी, अब दिक्कत नहीं आएगी, फिक्स हो गया है वो। चलो बेटा, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है, फटाफट से बताओ। इज एवरीथिंग क्लियर? यस और नो? यस और नो? इज एवरीथिंग क्लियर? यस और नो? अब तो ठीक है सब कुछ। एक बार रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो, सारे लोग रिफ्रेश करो एक बार। सब लोग रिफ्रेश करो बेटा। सब लोग रिफ्रेश कर लो एक बार। सब लोग रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो एक बार। अरे अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ भाई, अब बताओ, अब बताओ, बताओ। अभी सबको क्लियर है? अभी सबको क्लियर है? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ठीक है, ठीक है। वापस आ गए भाई, वापस आ गए। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ठीक है, अब ठीक है, देखो, अब कमेंट सेक्शन रोक दो भाई अपने। चलो देखो, अब तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था।
जिसमें हमने देखा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत कर दी। ठीक है, इंट्रोड्यूस तो किया था पर आईएनसी की वजह से वापस लेना पड़ा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कोई मौसम खराब नहीं है, इंटरनेट का थोड़ा इश्यू है, पर अब सही हो गया, अभी सही हो गया है। ठीक है, चलो बेटा अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये था वो अपने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ध्यान से देखो, इमेज सबको क्लियरली दिख रही होगी। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ही वॉज द मेंबर जो बने हैं वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, पहली बार कोई हिंदुस्तानी पहुंचा है वहां तक। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, सिन्हा साहब ये हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911? 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी? अब मैं आप सबको बता देता हूं, यहीं पर ध्यान से देखो बेटा, मैं जल्दी से बता देता हूं, ध्यान से देखो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, अब कोई बफरिंग वगैरह नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखो। तो 1911 में दिल्ली दरबार है। दिल्ली दरबार का मतलब, ध्यान से सुनो बेटा, दिल्ली दरबार का मतलब है दिल्ली में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फिफ्थ और उनकी क्वीन मैरी के लिए दिल्ली में दरबार लग रहा है। उनको स्वागत करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए दिल्ली दरबार लग रहा है 1911 में। और ये किसके लिए लग रहा है? जैसे जॉर्ज फिफ्थ, ये नाम याद रखना, इंग्लैंड का राजा इस टाइम पर जॉर्ज फिफ्थ और उनकी रानी क्वीन मैरी। तो मैरी और जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत के लिए 1911 में दिल्ली दरबार लग रहा है। पर एक चीज याद रखना, ये 3 बार लगा है दिल्ली दरबार पूरी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में 3 बार लगा है। एक बार लगा 1877 में, 1877 में, मैंने तुम्हें कल भी बताया था। बुढ़िया तुम सबको याद है, बुढ़िया का नाम है क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया के लिए, बुढ़िया के लिए लगा है पहली बार दरबार 1877 में। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था बुढ़िया ने काफी लंबा रूल किया था, 1837 से 1901 तक। जब 1901 में बुढ़िया मर गई तो बुढ़िया का बूढ़ा बेटा राजा बना है। बिल्कुल ध्यान से देखो, 1903 में बुढ़िया का जो बूढ़ा बेटा है वो राजा बना है। 1901 में, 1903 में उसके लिए दरबार लगा दिल्ली दरबार। फिर किसके लिए लगा? एडवर्ड 7th के लिए। तो याद रखो बेटा, 1901 में बुढ़िया चली गई, बुढ़िया के बाद आया एडवर्ड 7th और 1903 में उसके लिए दरबार लगा। पर 1901 में एडवर्ड 7th राजा बना और उसके बाद 1910 में चल बसा। 1910 में जब चल बसा तो 1910 में नया राजा बना जॉर्ज फिफ्थ। और इसी जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी को इनवाइट किया जा रहा है हिंदुस्तान। उस वक्त हिंदुस्तान का वायस रॉय है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग जो है वो वायसरॉय है इस वक्त इंडिया का। कलकत्ता में बैठता है, राजधानी में, कलकत्ता राजधानी है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने राजा, नए जो राजा बने हैं जॉर्ज फिफ्थ इंग्लैंड के और जो नई रानी बनी है मैरी, इनको दोनों को इनवाइट किया कि भाई हिंदुस्तान भी आपकी कॉलोनी है, कभी आओ, हमें स्वागत का मौका दो, हमें स्वागत का मौका दो, कभी आओ हिंदुस्तान। तो नया नया राजा बना, इसको लगा यार हिंदुस्तान होके आना चाहिए, अगर कोई इनवाइट कर रहा है हमें इतने बढ़िया तरीके से, और हम तो वैसे भी राजा रानी हिंदुस्तान के, एम्परर एम्प्रेस हैं, तो हम चलते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, इस जॉर्ज फिफ्थ के राज तिलक को, जो 1910 में हुआ है, 1911 में यानी लगभग 1 साल बाद उसके राज तिलक को यादगार बनाने के लिए उसको दिल्ली में इनवाइट किया गया है और उसके लिए दिल्ली दरबार लगाया गया है। भाई ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। राजा जो है जॉर्ज फिफ्थ जो है, ये देखो यहां पर, ये अपनी क्वीन मैरी के साथ पहुंचा मुंबई, उस जमाने का बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे पहुंचा 1911 में अपनी क्वीन मैरी के साथ, 1911 में, 1911 में बॉम्बे पहुंचा अपनी रानी के साथ। और बॉम्बे पहुंचते ही इनके स्वागत के लिए बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, गेटवे ऑफ इंडिया इनके स्वागत के लिए बनवाया गया था। और वहां से फिर ये सीधे आते हैं दिल्ली, जहां पे दिल्ली में दरबार लगा है। दिल्ली का दरबार पता है कहां लगा है? मैं बताता हूं। 1911 का जो दिल्ली दरबार लगा है बच्चों, ये लगा है, तुम लोगों ने दिल्ली में मुखर्जी नगर सुना है क्या? मुखर्जी नगर, बुराड़ी वाला एरिया, मुखर्जी नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, तुमने सुना होगा।
तो बुराड़ी वाले इलाके में, दिल्ली के मुखर्जी नगर वाले इलाके में, वहां पर एक बहुत बड़ा खुला मैदान था, बहुत बड़ा खुला मैदान था। वहां पर इनका पूरा का पूरा दरबार लगा है, दिल्ली दरबार लगा है बुराड़ी के पास खुले मैदान में 1911 में। और 1911 में भी कब? 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा। इधर से कलकत्ता से लॉर्ड हार्डिंग भी आ गया, उसके साथ उसके बाकी सारे अधिकारी भी आ गए, सारे के सारे अधिकारी यहां पे पहुंच गए इनके स्वागत के लिए। दिल्ली का जो दरबार है वो देखने लायक था, बहुत ही शानो शौकत के साथ। बेटा ध्यान से सुनो, शानो शौकत के साथ ध्यान से देखो, जबरदस्त दरबार लगा है। ये देखो, ये वो तंबू है बड़ा सा, आसपास कितनी भीड़ है, देखो कितने लोग हैं, खुला मैदान। दिल्ली पहले खुली हुआ करती थी, आज के टाइम में तो साला दिल्ली में जगह ही नहीं है पैर रखने के लिए। तो ये देखो खुले मैदान में ये दिल्ली दरबार लग रहा है। ये तंबू है, यहाँ पे राजा रानी है, राजा का नाम जॉर्ज फिफ्थ और रानी का नाम क्वीन मैरी। और इनके स्वागत के लिए सिर्फ अंग्रेज नहीं आए हैं, अंग्रेज नहीं आए हैं, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के सभी राजा महाराजा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि यहां पर ध्यान से देखो, सभी राजा महाराजा हिंदुस्तान के जो हमारे सामने चौड़ में रहते थे, वो ससुरे इनके आगे भीगी बिल्ली बन गए हैं। हमारे देश के राजा महाराजा जो हमारे सामने चौड़ में रहते थे, वो अपने इन अल्टीमेट राजा रानी के सामने सलामी देने आ रहे हैं, सलामी देने आ रहे हैं भाई, ठीक है, सलाम ठोकने आ रहे हैं। जैसे ये देखो, ये देखो राजा महाराजा, मैं तुम्हें कल भी दिखाया था, ये राजा महाराजाओं के बच्चे हैं जो ससुरे घोड़े पर चलते हैं। आम बच्चे को शायद कुछ भी ना समझते हो, ये राजकुमार है हमारे देश के। कहां बैठे हैं? जमीन पे बैठे हुए हैं। इनकी औकात देखो, जमीन पे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तानी राजा देखो, ये साइड में खड़ा हुआ है, वो राजा बैठा हुआ है, रानी बैठी हुई है, ये यहां पे साइड में दरबान की तरह खड़ा हुआ है। समझ रहे हो भाई लोग? ध्यान से देखो, ये हाल है इनका। और ये देखो, ये सलामी देने जा रहे हैं भाई, ये सलामी देने जा रहे हैं। ये भोपाल की नवाब हैं, ये भोपाल की नवाब हैं, ये भी कहीं की किसी रियासत के राजा हैं। ये देखो मूंछों में ये ऊपर ताव देके चल रहे हैं आगे, वहां जाके ये यूं सलामी देंगे, यूं एकदम ये सलामी देंगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो ये जो है पूरा दिल्ली दरबार लगा है। अब दिल्ली दरबार में सब लोग पहुंच गए, सलामी दी जा रही है, इसका स्वागत किया गया है। पर दिल्ली दरबार में जॉर्ज फिफ्थ दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। जॉर्ज फिफ्थ दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। पहला डिसीजन तुम सबको मालूम है, पहला डिसीजन क्या है बच्चों? पहला डिसीजन है कि बंगाल का जो पार्टीशन, बंगाल का जो विभाजन लॉर्ड कर्जन करके गया था, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन जो उस वक्त का वायसरॉय था, बहुत ही कमीना आदमी, ठीक है। ओए, और एक चीज याद रखना, ये सिर्फ मैं ही बोलूंगा, तुम लोग नहीं बोलोगे। कमेंट सेक्शन में कहीं डाला इधर उधर की गाली वाली कर दो, तुम ब्लॉक कर दिए जाओगे। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन करके गया, लॉर्ड कर्जन करके गया। तो लॉर्ड कर्जन ने जो गलती की है, ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई देखो, एक गलती हुई है हमारे वायसरॉय से, उसने विभाजन किया, पर अब मैं उसको करेक्ट करने आया हूं। मैं बंगाल को, जो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल है, इन दोनों को मैं एक कर जाऊंगा। तो आप लोग टेंशन मत लो, बंगाल के पार्टीशन को हम कैंसिल कर देंगे, बंगाल को रीयूनाइट करेंगे। पर एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कल भी बोला था, मुझे एक बात बताओ, 6 साल बाद अगर तुम बंगाल के क्षेत्रों को एक साथ कर दोगे, तो बंगाल के लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो फूट पड़ी है, उसको कैसे भरोगे भाई? जो कम्युनल गल्फ बनी है, जो सांप्रदायिक खाई बनी है, उसको कैसे तुम भरोगे? एरिया तो तुम मिला दोगे, एरिया मिलाने से क्या फायदा? 6 साल हो गए साला, 6 साल में तो फूट पड़ चुकी है हिंदू मुस्लिम के बीच में बुरी तरीके से। पर इसने क्या किया? इसने बंगाल का रीयूनियन किया, बंगाल के पार्टीशन को इसने कैंसिल किया, रीयूनियन किया। और रीयूनियन कैसे किया? मैंने तुम्हें बताया था, देखो ससुरा रीयूनियन कैसे कर रहा है, देखो। इसने बोला कि देखिए, बंगाल का मतलब है जहां पे बंगाली बोली जाए। ये क्या बोल रहा है? बंगाल का मतलब है जहां पे बंगाली बोली जाए, और बंगाली बोले जाने वाले इलाके तो 2 ही हैं। एक तो जी ये इलाका है, तो एक तो ये हो गया बंगाल, एक तो ये इलाका है बंगाल का, जिसे आज हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं। और बोला एक ये इलाका है जिसे आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। बोला ये इलाका, ये 2 इलाके हैं जहां पर बंगाली बोली जाती है, तो हम इन 2 इलाकों को मर्ज कर देंगे। पहले इन्हीं को अलग करके गया था। पर तुम सबको मालूम है 1905 तक बंगाल का मतलब है बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये बंगाल, पूरा असम, यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट, सब बंगाल था। राजधानी कलकत्ता थी।
पर अब ये क्या बोल रहा है कि जहां बंगाली बोली जा रही है वही वही बंगाल है, और हम बंगाल को रीयूनाइट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को और पूर्वी बंगाल को, यानी वेस्ट बंगाल को और ईस्ट बंगाल को हम एक करना चाह रहे हैं, जहां पे बंगाली बोली जाती है। बाकी ये पूरा बिहार था उस वक्त, झारखंड तो बना ही नहीं था। ये पूरा बिहार है, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, मगधी बोली जाती है, और उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, असम में असमीज बोली जाती है। तो बोला कि बिहार में बंगाली नहीं बोली जाती, उड़ीसा में उड़िया नहीं बोली जाती, असम में सॉरी बिहार में बंगाली नहीं बोली जाती, उड़ीसा में बंगाली नहीं बोली जाती, असम में बंगाली नहीं बोली जाती। तो इनको हम अलग कर रहे हैं क्योंकि ये बंगाल का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। बंगाल का हिस्सा सिर्फ पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल बनने चाहिए, जहां पे बंगाली बोली जाती है। तो ये तो रीयूनियन किया है ससुरे ने, हमारे बंगाल ओडिशा, हमारे बिहार ओडिशा और असम को बंगाल से अलग कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल आज के टाइम में बोली जाती क्योंकि थोड़ा बहुत माइग्रेशन हुआ है, उस जमाने में नहीं, ठीक है, इनके हिसाब से। और दूसरा पॉइंट देखो, ये क्या बोल रहा है कि हम सोच रहे हैं कि हमारी जो राजधानी, जो कैपिटल है कैलकाटा, हम उसको शिफ्ट कर लें दिल्ली। जनता ने इनसे पूछा कि क्यों, आपको कैलकाटा से क्या दिक्कत है, अब कैलकाटा में क्या दिक्कत आ रही है। बोल रहे कैलकाटा से क्या है कि पूरे देश पर राज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, एक कोने से शासन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमें एक कोने से शासन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब तक ससुरे इधर ही से कर रहे थे, अब इनको दिक्कत होने लगी है। मैं तुम्हें बताऊंगा एक्चुअल रीजन क्या है, मैंने कल भी बताया था। ये देखो, ये देखो, इसमें रूल करने में हमें दिक्कत हो रही है। तो हम चाहते हैं कि कहीं दिल्ली में पहुंच जाएं। दिल्ली जो है उसका पुराना इतिहास रहा है, दिल्ली में अलग अलग वंश या राजवंशों ने शासन किया है, और यहां से जो एडमिनिस्ट्रेशन है चारों तरफ लगभग बराबर हो जाता है, दिल्ली थोड़ा सेंटर में पड़ता है। तो हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली हमारे लिए बढ़िया राजधानी रहेगी। तो इसने डिक्लेयर कर दिया कि अब से ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर दिल्ली होगी। अब से क्या होगी बच्चों, दिल्ली होगी राजधानी, इसने बोल दिया। और मैंने तुम्हें बताया था, जनता को तो रीजन दे रहा है कि हम लोग यहां से शासन नहीं कर पा रहे, हम लोग कोने में पड़ गए, दिल्ली सेंटर में है, चारों तरफ बराबर तरीके से शासन कर लेंगे। और एक्चुअल रीजन क्या था, मैंने तुम्हें बताया था कि कलकत्ता के आसपास के इलाके में बच्चों रहते थे हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर, और कलकत्ता में इनकी राजधानी है। जब भी वायसरॉय कलकत्ता से कोई फैसला लेता था, कोई पॉलिसी बनाता था, कोई नीति बनाता था, कोई एक्शन लेता था, हमारे हिंदू मुसलमानों का रिएक्शन तुरंत निकल के आता था, हंगामा कर दिया करते थे। तो इनकी लुप लुप होती थी कि यार किसी दिन ये हमारी राजधानी पर अटैक ना कर दें, कभी हमारी राजधानी पर अटैक ना कर दें। तो ये हर एक्शन लेते वक्त ये सोचते थे 10 बार, यार अगर हमने ये फैसला किया और जैसे ही बाहर जाएगा तो हिंदू मुस्लिम भड़क जाएंगे और हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये डरते थे, यहां पर ये डरते थे। तो इनको लगा भाई राजधानी शिफ्ट करते हैं, किसी ऐसी जगह चलते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली चलते हैं, वहां से फैसला लेंगे, और यहां जो हिंदू मुस्लिम ये हंगामा करते रहे, हमको क्या मतलब, ऐसी तैसी करवाओ अपनी, हमें क्या मतलब, हम तो दिल्ली में आराम से मौज मारेंगे, वहां हिंदू मुस्लिम का कोई पंगा ही नहीं है। ये सोच के इन लोगों ने, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, यही सोच के इन्होंने दिल्ली में शिफ्ट की अपनी कैपिटल। पर एक्चुअल रीजन कभी नहीं बताया जाता, जो जनता को रीजन दिया है उसी को कंसीडर किया जाता है कि ये दिल्ली जो है सेंटर में है, इनके लिए शासन करना इजी हो जाएगा। तो याद रखना, जॉर्ज फिफ्थ ने 2 फैसले लिए, बंगाल का पार्टीशन कैंसिल कर दिया, और पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल जहां पे बंगाली बोली जाती है उनको एक कर दिया, और बिहार ओडिशा और असम को भाषाओं के आधार पर अलग कर दिया। ये बंगाल के पार्टीशन वाला पॉइंट। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी क्योंकि जनता को बताया गया कि दिल्ली जो है सेंटर में है, शासन करने में आसानी होगी। और एक्चुअल रीजन तुम सबको मालूम है, अब एक्चुअल रीजन ये है कि कलकत्ता के आसपास जहां इनकी राजधानी थी वहां हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते थे, जो भी एक्शन लेते थे उसका तुरंत रिएक्शन मिलता था इनको, इसलिए इनकी लुप होती थी, इसलिए ये यहां पर दिल्ली में शिफ्ट कर गए ताकि ये खुल के डिसीजन ले पाए। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब हमारे पास यहां पर जो क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट कर लो। विच सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911? 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी? ये भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लोगे तुम। इन विच ईयर वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल ओरिजिनली इंप्लीमेंटेड इन 1905 अन्यूल्ड? यानी जो हमारा पार्टीशन 1905 में लागू किया गया था वो किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो 1911।
1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया, बंगाल को रीयूनाइट कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द ब्रिटिश डिसीजन टू शिफ्ट देयर कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1911? 1911 में अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के ब्रिटिश निर्णय का प्राथमिक कारण क्या था? तुम सबको मालूम है, अब कल भी हमने पढ़ा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जनता को तो यही बताया ना कि भाई हम लोग कलकत्ता से शासन नहीं कर पा रहे हैं, कोने में पड़ गया है, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, खुल के शासन करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ससुरे नौटंकी कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो इनको केंद्रीकृत प्रशासन नहीं चाहिए। सीधे नहीं बोल रहे हैं, सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं कि खौफ खा रहे हैं भैया, हम हिंदू मुस्लिम मार देंगे भैया हमको कलकत्ता में, खौफ खा रहे हैं ससुरे, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, इसके बाद हु वर दी प्रोमिनेंट फिगर्स वेलकम्ड ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911? ये ससुरे कोई प्रोमिनेंट फिगर्स नहीं है, नल्ले हैं ये, राजा रानी, ठीक है, बस उनके नाम देख लो तुम। 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान किन प्रमुख हस्तियों का स्वागत किया गया? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, ठीक है। ध्यान से, बिल्कुल बी है इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अजय, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो गांधी जी वाला सेक्शन है, फटाफट से उनकी कहानी पढ़ेंगे, 15 मिनट में खत्म हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारा सेशन भी टाइम से खत्म। और अब मुझे पता चल गया भाई ये टाइम ठीक है, इसी टाइम पे क्लास होगी। अगर इस टाइम पे भी दिक्कत होगी तो वी विल चेंज द टाइमिंग्स, तो ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। पर ये बढ़िया टाइमिंग है, 9 बजे से बढ़िया है ये। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गांधीज एजुकेशनल बैकग्राउंड? भाई देखो, गांधी जी ने पढ़ाई लिखाई क्या की थी? गांधी जी डॉक्टर तो नहीं थे, है ना, गांधी जी इंजीनियर भी नहीं थे, गांधी जी फिलॉसफी भी पढ़ के नहीं आए यूनाइटेड स्टेट से, गांधी जी लंदन से पढ़ के आए हैं लॉ, ठीक है, गांधी जी बैरिस्टर थे, ठीक है भाई। बेटा 9 बजे दिक्कत हो जाती है, कंजेशन आ जाता है नेट में, फिर तुम लोग बफरिंग करते रहोगे और मेरा भी माथा सनक जाएगा फिर, है ना, कोई फायदा नहीं है। तो लंदन में कानून की पढ़ाई की इन्होंने, लॉ की पढ़ाई की है, बैरिस्टर बने हैं, बिल्कुल। और मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जो भी साउथ अफ्रीका से लॉ करके आता था और लंदन से लॉ करके आता था, लंदन में तो अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, गांधी जी वहीं से पढ़ के आए थे, तो जो भी इंग्लैंड से यानी लंदन से और साउथ अफ्रीका से पढ़ के आता था लॉ, उसे बैरिस्टर बोलते थे, और जो हिंदुस्तान में करता था वो है लॉयर या एडवोकेट। है सब एक ही, बस नाम अलग दे दिया, ठीक है सब एक ही, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दिनेश, थैंक यू बच्चों, कोई बात नहीं। अब रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना जो छूट गए, बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये टाइम बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। अब देखो बेटा, पहले थोड़ा सा ना गांधी जी के बारे में जान लेते हैं, फटाफट से। चलो हाँ भाई, अब देखो कमेंट सेक्शन में बकलोली नहीं भैया, बकलोली नहीं। थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू बच्चे। चलो बेटा देखो ध्यान से, इधर देखो, तुम सबको मालूम है कि भाई ये गुजरात है अपना, है ना। ऊपर वाले इलाके को कच्छ बोलते हैं, नीचे वाले इलाके को सौराष्ट्र या काठियावाड़ बोलते हैं। ऊपर वाले इलाके को क्या बोलते हैं गुजरात में? कच्छ, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़। तो सौराष्ट्र और काठियावाड़ में यहीं पर देखो, यह है पोरबंदर। तो गांधी जी का जो बर्थ है बेटा, ध्यान से देखो सभी लोग फटाफट से, गांधी जी का जो बर्थ है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869। साला 2 अक्टूबर की तो बचपन से छुट्टी मार रहे हैं हम लोग, है ना, मौज हो जाती है। तो देखो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का बर्थ हुआ था पोरबंदर में। हिज फादर वॉज करमचंद गांधी। इनके फादर का नाम क्या था बच्चों? करमचंद गांधी। इसीलिए इनका अपना भी पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। तो इनका अपना खुद का नाम था मोहनदास, और बाद में गुजरात में थोड़ी सी प्रथा है कि अपने फादर का नाम लगाते हैं, है ना, अपने नाम के बाद, बहुत अच्छी प्रथा है। मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम है बच्चों, करमचंद गांधी, ठीक है। तो फादर इनके करमचंद गांधी हैं। और ध्यान से देखो बेटा, गांधी जी के जो पिताजी हैं बहुत मोटी आसामी है, मोटी आसामी समझते हो, पैसा वाले हैं। करमचंद गांधी जो हैं पोरबंदर शाही परिवार के दीवान हैं,
पोरबंदर रॉयल फैमिली के, पोरबंदर रॉयल फैमिली के क्या है बच्चों? दीवान हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। पोरबंदर के राजा के प्रधानमंत्री हैं, मोटी आसामी है, पैसा है भर भर के। ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो अब गांधी जी के पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो जब बहुत पैसा है तो अब ध्यान से देखो, मदर इनकी कौन है? मदर है इनकी पुतली बाई, मदर है पुतली बाई, मदर है पुतली बाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। साला एक बच्चा बोल रहा है कस्तूरबा बाई उनकी मदर है। साला रिश्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बिल्कुल 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 ध्यान से देखो। तो मदर जो है वो पुतली बाई है, और 1883 में ना, 1883 में इनकी शादी हो गई। मैंने वो कल भी बताया था, बाल विवाह का शिकार हो गई। तो कस्तूरबा बाई से इनकी शादी हो गई, कस्तूरबा बाई से इनकी शादी हो गई, जो बाद में कस्तूरबा गांधी बन गई। तो कस्तूरबा बाई से 1883 में 13-14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। फिर 1888 में ही वेंट टू लंदन, ही वेंट टू लंदन टू परस्यू लॉ, लॉ परस्यू करने के लिए बच्चों ये चले गए, लॉ पढ़ने के लिए चले गए लंदन। 3 साल का डिग्री का कोर्स था। तो 1888 से 91 तक इन्होंने लॉ पढ़ाई की और वापस हिंदुस्तान आ गए। और हिंदुस्तान आके देखो इन्होंने वकालत प्रैक्टिस की। कहां पर? एक तो राजकोट में। इनके पिताजी राजकोट के शाही परिवार के भी प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, ये यहां पे राजकोट, तो राजकोट में भी इन्होंने जो जिला न्यायालय था, सेशन कोर्ट था, यहां पर प्रैक्टिस की थी सेशन कोर्ट में। और साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इनकी तैयारी चल रही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ये प्रैक्टिस करते थे। पर पता नहीं गांधी जी क्या पढ़ के आए हैं यार, क्लाइंट नहीं आ रहे इनके पास। कैम्ब्रिज में कहीं मॉर्स तो लेके नहीं आ गए गांधी जी। देखो ध्यान से। थैंक यू नायब, थैंक यू बेटा। अब देखो तो गांधी जी जो है यहां राजकोट में और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जो है यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा यार। इनकी जो वकालत है वो चल नहीं रही है, वकालत चल नहीं रही है। तो बड़े टेंशन में कि यार करियर कैसे चलेगा। वो बात अलग है कि पिताजी के पास बहुत पैसा है, पर उस पैसे का क्या, जो अपना करियर सेट नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। गांधी जी जो हैं वो टेंशन में है। 1893 आ गया, 2 साल निकल गए यार, वकालत चल नहीं रही है। तो उसी टाइम पोरबंदर के एक बहुत ही बड़े व्यापारी, जिनका व्यापार साउथ अफ्रीका में चलता था, कभी कभी पोरबंदर आते थे व्यापार के काम से, थे वो पोरबंदर के, मुस्लिम थे। उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था बच्चों? दादा अब्दुल्ला। तो उसी टाइम पे 1893 में दादा अब्दुल्ला पोरबंदर आए हुए थे, 1893 में आए हुए थे। उसी टाइम पे गांधी जी अपना वकालत में फेल हो रहे हैं यहां पर। ध्यान से देखो बेटा। तो यहां पर दादा अब्दुल्ला को पता चला कि जो दीवान साहब के लौंडे हैं ये वकालत करके आए हैं कैम्ब्रिज से। तो उनके, अब देखो दादा अब्दुल्ला का सीन क्या है कि दादा अब्दुल्ला का वहां साउथ अफ्रीका में कोई तगड़ा केस चल रहा था, इनकी कंपनी का कोई केस चल रहा था अंग्रेजों की वहां अदालत में। अंग्रेज ही रूल कर रहे थे साउथ अफ्रीका में भी, इंडिया में भी अपने अंग्रेज थे। तो दादा अब्दुल्ला को लगा यार मुझे कोई ऐसा पढ़ा लिखा वकील चाहिए जो कैम्ब्रिज वगैरह का हो, जो मेरे केस को वहां पे संभाल ले। तो इनको पता चला कि दीवान साहब का जो लड़का है वो कैम्ब्रिज से ही पढ़ा लिखा है और यहां पर उसकी वकालत चल नहीं रही है। तो दादा अब्दुल्ला ने रिस्क लिया। इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, बोला देखो तुम्हारी यहाँ पे तो वकालत चल नहीं रही, तो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो साउथ अफ्रीका, वहाँ पे कई सारे इंडियंस भी रहते हैं, वहाँ इंडियंस की कॉलोनी है, वहाँ पे तुम्हारा रहने खाने पीने का इंतजाम करवा देंगे, फैमिली साथ में लेके चलो और बढ़िया सैलरी दूंगा। महीने 2 महीने में एक बार तारीख पे जाना पड़ेगा और अपना मौज लो आराम से, चलो मेरे साथ। तो गांधी जी को भी लगा कि यार यहाँ तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, अपना साउथ अफ्रीका ही चलते, वहाँ पर भी अंग्रेज ही हैं, ज़्यादा अलग माहौल नहीं होगा, हिंदुस्तानी भी रहते ही हैं वहाँ पर। तो ये साउथ अफ्रीका के लिए निकल लिए 1893 में, ताकि दादा अब्दुल्ला की जो फर्म है, जो कंपनी है, उसके लिए वकील के तौर पे काम कर सकें। तो बेटा ये अपनी पूरी फैमिली के साथ पोरबंदर से आ गए साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में। बस अब 5 मिनट में खत्म होने वाला सब कुछ। ध्यान से देखो बेटा, ये डरबन शहर में पहुंच गए। और डरबन शहर में जब पहुंचे तो डरबन में एक छोटा सा टाउन था बेटा, ध्यान से देखो। डरबन में एक छोटा सा टाउन था, इसका नाम था नेटल, नेटल। और इसी नेटल में, डरबन शहर के इसी नेटल कस्बे में सारे हिंदुस्तानी रहा करते थे।
सारे हिंदुस्तानी रहा करते थे यहां पर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अदिति बेटा, क्लास आज जो है ना ये 7 बजे शुरू हो गई थी, और ये टाइम ठीक है क्योंकि नेट का कंजेशन नहीं होता, बफरिंग वगैरह कम होती है या होती ही नहीं है। आज हल्की सी हुई थी, ससुरे खुद तो टेंशन में गए, मेरे को भी टेंशन में डाल दिए। देखो ध्यान से, नेटल इंडियन कांग्रेस, बाकी पूरा सेशन बहुत बढ़िया चला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो नेटल, अब देखो ध्यान से, नेटल में गांधी जी आ गए अपनी फैमिली के साथ। अब गांधी जी यहां पर अपना मस्त घर ले चुके हैं, नेटल में हिंदुस्तानियों के साथ रह रहे हैं यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखो, अब यहां पर हिंदुस्तानियों के साथ रह रहे हैं, महीने 2 महीने में तारीख पे जा रहे हैं, काम हुआ तो हुआ, नहीं तो मजे ही मजे, है ना भाई। अब इनको लगा यार बढ़िया पैसा आ रहा है, थोड़ा घुमा फिरा जाए, थोड़ा देखा जाए ब्रिटिश यहाँ पे किस तरह से हिंदुस्तानियों को या यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो गांधी जी को लगा कि चलो देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। ध्यान से देखो, ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं यहां पर, ध्यान से देखो। अरे अरे मैच बाद में देख लेना ससुरो, अभी खत्म होने वाला है 5 मिनट में, मैच देख लेना, कोई टेंशन नहीं, अभी छोड़ रहे हैं तुमको। ठीक है, ध्यान से देखो। तो नेटल जो है यहां पर अब ये गांधी जी रह रहे हैं। इन्होंने सोचा कि ऐसा करते, एक ट्रेन टूर करते हैं, सूट बूट डाले, ठीक है, टाई डाले, काली हैट लगाए। अब गांधी जी जो है फर्स्ट क्लास कोच का टिकट लेते हैं, फर्स्ट क्लास कोच का टिकट लेते हैं, और उसके बाद जो है गांधी जी बैठ गए अपने डब्बे में। पैसा तो है ही, फर्स्ट क्लास कोच का टिकट लिया, बैठ गए अपना सूटेड बूटेड होके, काली टोपी लगा के। अब जैसे ही वो टिकट आया, टिकट चेकर आया, वो देख रहा है कि यार पूरा डब्बा जो है अंग्रेजों से भरा हुआ है, गोरे लोगों से भरा हुआ है, एक जो है काला कलूटा आदमी बैठा हुआ है। यही सोचते थे, इसी तरह की इनके अंदर हीन भावना थी काले लोगों के टूवर्ड्स, रेसिज्म बहुत ज्यादा था। इसी को बोलते नस्ल भेद, रंग के आधार पर, स्किन के आधार पर भेदभाव करना। वो देख रहा है कि बहुत ही काला कलूटा आदमी काले कपड़ों में काली टोपी लगा के बैठा हुआ है। टीटी का दिमाग खराब हो गया। टीटी ने बोला आप चलो यहां से निकलो, आपको दूसरे कोच में जाना है, ये कोच आपके लिए नहीं बना। बोला मैंने तो फर्स्ट क्लास कोच का टिकट लिया है। ठीक है भाई, मैंने तो फर्स्ट क्लास कोच का टिकट लिया है। तो जैसे ही गांधी जी बहस करने लगे, गांधी जी का कॉलर पकड़ा, खींच के ले गए प्लेटफॉर्म से, उस टीटी ससुरे ने फेंक दिया गांधी जी को प्लेटफॉर्म पे। अब तुम सोचो कितनी भारी बेइज्जती है भाई। फर्स्ट क्लास कोच में तुम फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर रहे हो, और तुम्हें कोई इस बेसिस पे निकाल दे, हमें कोई इस बेसिस पे निकाल दे, भाई तू काला दिख रहा है, तू काला दिख रहा है, तू ऐसा कर, तू बाहर निकल। प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया यार, क्या बेइज्जती की इन्होंने। देखो अब तुम देखो, अब देखो ध्यान से क्या हुआ बेटा। आज ही टेस्ट है, आज ही टेस्ट है, क्लास के बाद मैं टेस्ट अपलोड करवा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो टेस्ट आज से ही चालू हो जाएगा तुम्हारा, जो हमने आज तक अभी तक पढ़ा है इधर ही से आया है। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, थोड़े टफ से दिए हैं, ना हो तो छोड़ देना, गलती मत करना। अब देखो गांधी जी यहां पर ट्रेन टूर कर रहे हैं, कहां से, नेटल से प्रिटोरिया। आज के टाइम में साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, उनमें से एक राजधानी है प्रिटोरिया। तो नेटल से इन्होंने प्रिटोरिया के लिए ट्रेन ली थी, और इनको जिस जगह पर फेंका गया है वो नेटल से थोड़ी आगे एक स्टेशन है पीटर मैरिजबर्ग, पीटर मैरिजबर्ग। यहां पर इनको गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, और गांधी जी ने इसको लिया ईगो पे। भाई गांधी जी का दिमाग खराब, अब नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे साथ ये हो सकता है, अच्छा खासा पैसा कमाने वाला आदमी फर्स्ट क्लास कोच में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आज भी होता है बेटा, आज भी ऐसा ही होता है। तो रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, कहीं पे हम भी दोस्तों को बोल देते हैं अबे ससुरे कलुए है, ससुरे कालू कालिया, हम भी बोल देते हैं दोस्तों को, पर वो दोस्ती में होता है। रैंडम किसी आदमी को बोलोगे भाई सुता जाओगे खामखा। ठीक है, ध्यान से देखो। तो गांधी जी का दिमाग खराब, गांधी जी का इतना दिमाग खराब हो गया कि गांधी जी अब डिसाइड कर चुके कि भाड़ में जाए दादा अब्दुल्ला का केस, अब तो मैं इस रेसिज्म, इस अपार्थीड पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ूंगा। अपार्थीड पॉलिसी समझ में आ रहा है बच्चों? अपार्थीड पॉलिसी यानी नस्ल भेद, त्वचा के रंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, अपार्थीड पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ूंगा। और गांधी जी ने 1894 में ही गांधी जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी कि भाई अब पॉलिटिकल पार्टी बना के पंगा लेना है, अकेले ऐसे पंगा नहीं लेना। ध्यान से देखो, 1894 में गांधी जी ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल इंडियन कांग्रेस गांधी जी ने पॉलिटिकल पार्टी बना दी साउथ अफ्रीका में, कि अब इस पार्टी को लीड करेंगे और इसी पार्टी के सहारे वहां पे रह रहे हिंदुस्तानियों को और वहां पे जो लोकल्स हैं उनको ये जागरूक करेंगे कि भाई तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है।
अब गांधी जी के साथ गलत हुआ है तो इनके साथ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। जो काले लोग हैं ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को फेस कर रहे थे, और जो गोरे हैं उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे, सुख सुविधाएं मिली हुई थी। तो 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाई गांधी जी ने। पर इस 1894 से लेकर 1903 तक गांधी जी इसी पॉलिटिकल पार्टी के दम पे सारी चीजें करते रहे। इन्होंने इस दौरान एक नई टेक्निक निकाली अंग्रेजों को झुकाने के लिए। ठीक है, अंग्रेजों को झुकाने के लिए इन्होंने एक टेक्निक निकाली, सत्याग्रह। सत्याग्रह, तो इन्होंने सत्याग्रह की टेक्निक को जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में ट्राई किया। सत्याग्रह का मतलब है जब आप सत्य के आधार पर आग्रह करते हो, व्हेन यू रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, व्हेन यू रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, उसे बोलते हैं सत्याग्रह। भाई सत्य क्या है कि तुम काले लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हो, यह सत्य है। और आग्रह क्या है कि मत करो, आग्रह यह है कि मत करो ऐसा। तो सत्याग्रह में गांधी जी के दो एलिमेंट्स हैं। गांधी जी बोलते हैं भाई अगर सत्याग्रह कर रहे हो ना तो दो चीजों को फॉलो करो। एक तो ट्रुथ को फॉलो करो, यानी सच्चाई होनी चाहिए मुद्दे में, सच्चाई होनी चाहिए सत्याग्रह में, सच के लिए लड़ रहे हो तुम। और दूसरी चीज होनी चाहिए कि नॉन वायलेंस, हंगामा नहीं होनी चाहिए, शांति से बैठ के धरनाबाजी करो, नारेबाजी करो, नारेबाजी कर करके, धरनेबाजी कर करके इतना इरिटेट कर दो कि खुद ही आदमी बोलते भाई तेरे को चाहिए क्या, तू बता दे मेरे को। यही किया इन्होंने 1894 से 1903 तक। नेशनल इंडियन कांग्रेस के दम पे इन्होंने लोगों तक पब्लिक मीटिंग्स की, स्पीचेस दी। पर स्पीच से क्या होता है कि यार ज्यादा बड़े मास को हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाते। उस टाइम पे सोशल मीडिया तो था नहीं कि ट्विटर पे कुछ डाल दिया, फेसबुक पे कुछ डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, है ना भाई। तो 1894 से 1903 तक नेशनल इंडियन कांग्रेस के दम पर इन्होंने स्पीचेस वगैरह दी, पर ज्यादा क्राउड को इकट्ठा नहीं कर पाए। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक न्यूज़पेपर चालू किया जाए जो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो 1903 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला, और इससे ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और फिर इनको लगा कि अब न्यूज़पेपर भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है, अब हमें एक ऐसा आश्रम स्टैब्लिश करना पड़ेगा जहां से हमें सारी अपनी राजनीतिक गतिविधियां करनी है। ठीक है भाई, सारी राजनीतिक गतिविधियां करनी है। ध्यान से देखो बेटा, इंटरनेट बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखो, बिल्कुल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंशन ना लो। अब देखो, ध्यान से देखो, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन ये न्यूज़पेपर निकाल दिया इन्होंने। और 1904 में इन्होंने एक ऐसा आश्रम बना लिया बेटा जहां से ये सारी राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं और बहुत तगड़े तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, सत्याग्रह को चला रहे हैं। तो 1904 में इन्होंने निकाल दिया, एक आश्रम बना दिया, फिनिक्स सेटलमेंट, यानी फिनिक्स आश्रम इन्होंने बना दिया। जैसे गुजरात में जब ये हिंदुस्तान में आए थे उस टाइम पे इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था, एक सेवाग्राम भी था, है ना। तो अलग अलग आश्रम जैसे हिंदुस्तान में बनाए इन्होंने, वैसे ही यहां पर भी एक आश्रम बना लिया ताकि यहां पर रहकर सभी लोग मिलकर आंदोलन कर सके। फिनिक्स सेटलमेंट 1904 में। तो व्हाट डिड ही डू, ही एस्टैब्लिश्ड नेशनल इंडियन कांग्रेस इन 1894। उसके बाद ही स्टार्टेड पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर इन 1903 which was Indian Opinion. Then he established a settlement namely Phoenix Settlement, ठीक है, 1904 में। और इस तरह से 1908 1909 आते आते अंग्रेज इतने परेशान हो गए गांधी जी के इस धरनेबाजी से कि बोला भाई हम हटा रहे हैं ये जो ऑफिशियल हमने यहां पर कर रखा है अपार्थीड पॉलिसी, नस्ल भेद, इसे हम हटा रहे हैं। भाई अब तू शांत हो जा, अब तू उठ जा यार, बहुत परेशान हो गए तेरे धरने से, लोगों को पागल कर दिया तूने, हमें पागल कर दिया। आखिर में अपार्थीड पॉलिसी खत्म हुई गांधी जी के एफर्ट से, और गांधी जी 9 जून को फिर 9 जून नहीं 9 जनवरी 9th जैन 1915 को आखिर में हिंदुस्तान लौट आए। और आज इस दिन को हम हर 2 साल में सेलिब्रेट करते हैं 9th जैन को, प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर, क्योंकि गांधी जी प्रवासी थे और वो बाद में हिंदुस्तान लौट के आए। तो प्रवासी भारतीय दिवस यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं इसीलिए 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी उस दिन प्रवासी के तौर पे वापस भारत लौट के आए। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। और अब बेटा यहां पर देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तुम फटाफट से। गांधी स्टार्टेड अ कम्युनिटी लिविंग एक्सपेरिमेंट इन साउथ अफ्रीका कॉल्ड
गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सामुदायिक जीवन प्रयोग शुरू किया जिसे कहा जाता है? कौन सा? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो बेटा, जल्दी जल्दी। सी, बहुत बढ़िया, सी, वेरी गुड, फिनिक्स सेटलमेंट, फिनिक्स बस्ती, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी लीव इंडिया फॉर साउथ अफ्रीका इन 1893? 1893 में महात्मा गांधी भारत छोड़कर दक्षिण अफ्रीका क्यों चले गए? तुमको मालूम है गांधी जी परेशानी में थे, केस वेस चल नहीं रहे थे, यहाँ पे क्लाइंट मिल नहीं रहे थे, तो वकालत फेल हो गई, तो इनको मौका मिला कहां? दादा अब्दुल्ला की फर्म का वकील बनने का। तो एक भारतीय फर्म के लिए वकील के रूप में काम करने के लिए चले गए, टू वर्क एज अ लॉयर फॉर एन इंडियन फर्म। दादा अब्दुल्ला की फर्म थी, दादा अब्दुल्ला की कंपनी थी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? मैंने अभी बताया तुम लोगों को, देखो हिंदुस्तान में जब आए थे तो हिंदुस्तान में तो चंपारण में की थी इन्होंने पहली बार सत्याग्रह की टेक्निक यूज, चंपारण में की थी, नील की खेती के चक्कर में, इंडिगो की खेती के चक्कर में। पर ओवरऑल जो सबसे पहली बार की तो वो जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका, जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह की टेक्निक का इस्तेमाल किया। बहुत बढ़िया लॉन्डो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिड महात्मा गांधी फॉर्म इन साउथ अफ्रीका टू एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस? भारतीयों के अधिकारों की वकालत के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा राजनीतिक संगठन बनाया? तो बेटा कौन सा संगठन बनाया? नेटल इंडियन कांग्रेस, नेटल इंडियन कांग्रेस 1894 में, 1894 में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका टू वॉइस द कंसर्न्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी? भारतीय समुदाय की चिंताओं को उठाने के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने 1903 में किया था ये, है ना, 1903 में। यंग इंडिया लाला लाजपत राय, एक और यंग इंडिया है वो किसी और ने शुरू किया था, वो आगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय, मैं अभी नाम बता के फिर यहां कंफ्यूज नहीं करूंगा, अदरवाइज तुम्हें ये फैक्ट याद करने में दिक्कत होगी। हरिजन न्यूज़पेपर, अच्छा लाला लाजपत राय ने 1916 में, ठीक है, और हरिजन जो है ये शुरू किया है। अच्छा ये हरिजन जो है ये 1933 में शुरू हुआ है, 1933 में शुरू हुआ, गांधी जी ने ही शुरू किया, है ना, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, गांधी जी ने ही शुरू किया। और नवजीवन जो है 1947 में गांधी जी और नेहरू जी ने शुरू किया था, गांधी जी और नेहरू जी ने शुरू किया। बाकी आंसर तुम सबको मालूम है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर तुम सबको मालूम है, इंडियन ओपिनियन। तो बेटा अगर तुम्हें इसी तरह से सिर्फ जीके पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने तो अलग बात है, अगर जीके पढ़नी है तो फिर आप ये 299 वाला कोर्स ले लेना, सारे सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलो बेटा, तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है, कल से इसी टाइम पे सेशन होगा, सभी लोग 7 बजे मिलेंगे, अपडेटेड टाइम टेबल तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, बेटा आरआरबी अगर तेरा थोड़ा बहुत हो गया है अरित्र तो कोई दिक्कत नहीं है, एटीएम भी कर सकता है साथ में, पर बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हुआ है तो फिर अभी थोड़ा सा रुक जा। ठीक है, चलो, बिल्कुल 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 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू नायब। तो आज क्लास 7 बजे शुरू हुई है। ठीक है, चलो बढ़िया, सब लोग एक बार रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, टेस्ट जो है थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा कि 9 साढ़े 9 बजे तक, 9:30 बजे तक तुम्हारा टेस्ट अपलोड हो जाए, उसके बाद अटेम्प्ट कर लेना, 9:30 या 10 बजे, बिल्कुल 9:30 या 10 बजे एक बार चेक कर लेना, हो जाएगा तब तक। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। चलो, थैंक यू विक्रम, थैंक यू, कोई बात नहीं औशिक, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। थैंक यू अजय, अब नहीं होगा एल शिफ्ट, कोई नहीं, अब टेंशन नहीं। चलो शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।